हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को एनालाइज। और पहला आर्टिकल हमारे पास जो कि महत्वपूर्ण है वो है नेतान्याहू कॉल्स मोदी हु टेल्स हिम इंडिया विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर। तो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इंडिया के प्रधानमंत्री है, उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू को कॉल किया जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है और उनको बताया कि इंडिया आपके साथ खड़ा है। इंडिया ने जब उन्होंने जब फोन पे बात की तो नेतान्याहू जी ने ये भी बताया कि अभी क्या क्या अपडेट चल रही है अभी। और नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कृपया करके हमारे जो देशवासी वहां पे रहते हैं, ऑलमोस्ट 18,000 लोग जो है वो इंडिया से इसराइल में रहते हैं एज ए केयर गिवर, तो उनका भी ध्यान दिया जाए। और मोदी जी ने बोला कि हम बहुत ज्यादा शौक हुए हैं इस खबर को सुन के कि ऐसे टेररिस्ट अटैक जो इसराइल के ऊपर हुआ है, हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो उन बेचारे इनिसेंट विक्टिम्स के साथ है जिनकी जान चली गई है। लगभग अभी तक पता चल रहा है कि लगभग 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसराइल की तरफ से और 150 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हम बढ़ते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज रिस्क। क्लाइमेट चेंज रिस्क क्लाउड्स ओवर इंडियाज चिप ड्रीम, मूडीज फ्लैग फ्लड फियर। तो ये जो क्लाइमेट एक्चुअली मूडी जो है एक सर्वे है, उन्होंने एक मूडी रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन 2050 के अकॉर्डिंग अपना सर्वे निकालते हुए बताया है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक ड्रीम देख रहा है चिप का, सेमीकंडक्टर्स का। हम इंडिया को खुद से सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखने के बाद इंडिया चाहता है कि वो आत्मनिर्भर भारत बने, यानी कि हम ज्यादातर हमारे दो ही मेन पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। एक हमारा ट्रेड पार्टनर है वो यूएसए है, जिसके साथ हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि हम ट्रेड में फायदा ले रहे हैं। हमारा जो, अगर हम 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं और 100 रुपए, अगर हम 100 रुपए की चीज को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम साथ में सरप्लस है तो 125 रुपए की चीज को बेच भी रहे हैं, यानी कि हमें 25 रुपए का फायदा हुआ। अब ये छोटी संख्या में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोला, ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपए का, इनके साथ हमारा ऑलमोस्ट 131 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और यूएस का। तो ये हमारे लार्जेस्ट पार्टनर है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है जो कि है चाइना। चाइना के साथ इंडिया ट्रेड डेफिशिएंट में है। जब हम बात करते हैं ट्रेड डेफिशिएंट की, तो हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं एक्चुअली में? जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यूएस जो है वो बराबर नहीं है, वो अगर 100 रुपए का सामान बेच रहा है तो 125 का भारत से खरीद रहा है। तो इसका मतलब यूएस यहाँ पे ट्रेड डिफिशियंट में है और इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में है। तो चाइना जो है बिगेस्ट मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना बहुत सामान हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भेजता है, डंपिंग कर देता है, सस्ते रेट करता है, तो वो अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी पहल की थी और आत्मनिर्भर भारत के दौरान हम लोगों ने कहा है कि हम खुद को सरप्लस करेंगे। चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो कुछ कम नहीं, ऑलमोस्ट 90 बिलियन, 90 बिलियन के करीब जो है हम ज्यादा खरीदते हैं और चाइना हमसे सिर्फ लगभग 36 से 37 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदता है। तो इतना ज्यादा हम लोग चाइना के, जब ट्रेड की बात आती है तो उससे पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जो इंडिया है वो सरप्लस बनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, अपने हर काम में। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है। हमें पता चला है कि फरवरी जो है वो इस साल का सबसे गर्म महीना था, मतलब कि अगर पहले की तरफ से देखा जाए तो बहुत सूखा था। अप्रैल जो था वो सबसे सूखा महीना था, कोई बारिश ही नहीं हुई अभी तक। अगर हम 1901 से लेके और 2023 तक का देखते हैं टाइम पीरियड, तो उस आधार पे हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साल हो सकता है कि अब तक का सबसे ज्यादा गर्म साल रिकॉर्ड हो जाए। 2016 अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड था और ये साल हो सकता है कि उसको भी तोड़ दे। तो जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि लगभग 30% चांस जो है वो बढ़ जाएंगे फ्लड होने के, बाढ़ आने के भारत में 2050 तक। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया का जो सपना है वो थोड़ा सा क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपनी तरफ से सामान बेचे। जब हम सामान बेचना चाहते हैं, कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो उसका हैवी मात्रा में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं तो उसमें हैवी जो है वो हैवी क्वांटिटी में एमिशंस होता है कार्बन का, क्योंकि हम फ्यूल के आधार पर उन सारी चीजों के साथ ही बनाते हैं ना। फिर हमें बैटरीज चाहिए होती हैं और वो भी हमें एनवायरमेंट से निकालनी पड़ती है, माइनिंग करनी पड़ती है लिथियम की, लिथियम को उसमें लगाना पड़ता है सेमीकंडक्टर्स में।
चिप्स बनानी पड़ती हैं। सो ये जो मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है और मोस्टली हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। फोन में इसका इस्तेमाल होता है, रेलवे में इसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, और तो एयरक्राफ्ट यानी कि जो हवाई जहाज हम लोग देखते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चिप्स का, सेमीकंडक्टर्स का। सो अभी इस आर्टिकल के बताया गया है कि इस आर्टिकल के दौरान जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे यूनिलीवर लिमिटेड है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो वो लार्जेस्ट है, उनको इस चीज के बारे में रह के, आगे समझ के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फ्लड रेसिस्टेंस कुछ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चाहिए, और उसी के आधार पे अब आगे जाके अनसीजनल, कभी कभी बारिश हो जाया करेंगी गर्मी में, इरेगुलर जो है वो वेदर का पैटर्न बन गया है, और इन जनरल जो है इंडिया को अब उसी आधार को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है, न्यू दिल्ली न्यू टेल अवीव। तो न्यू टेल अवीव क्या है? न्यू दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, और टेल अवीव जो है वो इजराइल की कैपिटल है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल नए नए हो गए, क्योंकि इनका रिश्ता अलग हो गया है। आज से पहले हमें पता था कि इजराइल का और इंडिया का रिश्ता इतना ज्यादा कोर्डियल, इतना अच्छा नहीं होता था। इवन इंडिया पहला ऐसा देश था जो कि इजराइल को नहीं मान रहा था, और उसने अगेंस्ट, मतलब कि बिल्कुल खिलाफ, जब यूएन में इजराइल के बनने की बात हो रही थी तो इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था। तो और पहला ऐसा नॉन मुस्लिम वर्ल्ड था जो कि सबसे लास्ट था जिसने कि मतलब कि इजराइल को एक्सेप्ट किया है एज ए कंट्री। मतलब अगर अरब देश को छोड़ दे तो इंडिया जो है वो लास्ट कंट्री बन गया था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया था 1950 में। पर फिर भी 1950 तक भी, उसके बाद हम 1990 तक हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बने थे इजराइल के साथ। और डिप्लोमेटिक रिलेशन का क्या मतलब है कि कोई हमारा तरफ से वहां पे नहीं जाता था, या हमारा अंदर कोई एम्बेसी नहीं थी, या वहां पे हमारे कोई एम्बेसडर या नहीं गए थे। 1990 में आके जब पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने जाके कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वहां पे फॉर्मलाइज किया, बनाया। उसके बाद उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में और 2015 में, हालांकि इसके बाद भी ज्यादा रिश्ते गहरे नहीं हुए थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो पहले ऐसे पीएम बने जो इजराइल में गए, और वहां पे जाके उन्होंने इन संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को थोड़ी मजबूती प्रदान की। सो अब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हम देखते हैं, अगर हम समझे कि ऐसा शिफ्ट क्यों आया है, कहाँ तो हम लोग इजराइल को मानने से भी इनकार कर रहे थे, कहाँ फिर हमने 1990 लगभग 40 साल तक, 4 डिकेड तक, 4 दशकों तक हमने इजराइल के साथ कोई भी हमारे डिप्लोमेटिक, राजनीतिक या कोई भी ऐसे संबंध नहीं बनाए, और अब एकदम से ऐसा कैसे हो गया है कि हम लोग उनको फोन कर रहे हैं, या एकदम से 2014 के बाद से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको शिफ्ट कर दिया है। अब ऐसा पहला रीजन तो इसीलिए हुआ है, रिलेशनशिप की हिस्ट्री हमने ऑलरेडी देख ली है। पहला रीजन यही हुआ है कि पहले हम क्या करते थे, इंडिया जो था वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता था, यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, इंडिया उनको सपोर्ट करता था। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये है जो ये पैलेस्टाइन का एरिया है, ये यूएन का पार्टीशन प्लेन था, जिसमें कि आप येलो पार्ट देख रहे हैं, ये अरब की स्टेट है, यानी कि गाजा की और पैलेस्टाइन की। और जो ये रेड पार्ट है, ये ऑरेंज पार्ट है, ये आपको दिखेगा इजराइल की स्टेट। बट इजराइल ने अभी क्या किया है कि हमेशा हम लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इजराइल ने 2005 तक इजराइल ने इस पूरे पोर्शन को, देखिए कहाँ ये येलो, यहाँ से आप देख सकते हो कि वेस्ट गाजा और ये जो वेस्ट बैंक और गाजा एक साथ मिलते थे, यानी कि जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। लेकिन जब हम बात करते हैं 2005 में, या जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट में देखते हैं कि गाजा को कितना कम कर दिया गया है। कहाँ गाजा इस पोर्शन से लेके और यहाँ तक ऐसे था, ऐसे, लेकिन अब गाजा सिर्फ इतना रह गया है। देखिए, सिर्फ इतना रह गया है, क्योंकि इसराइल ने इस चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। 1967 के वॉर के बाद इसराइल ने पूरा का पूरा अपना कब्जे में ले लिया था पैलेस्टाइन की टेरिटरी को, और 2005 में जाके इसराइल ने इन्हें दोबारा फ्रीडम दी है कि आप इसको वापस ले लीजिए और आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए। उसी टाइम में 1980s में जो हमें पता है कि हामस ग्रुप का जन्म हुआ था, और हामस एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल इलेक्टेड पार्टी है यहाँ पे गाजा की। और जब हम बात करते हैं वेस्ट बैंक की, वेस्ट बैंक जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है पीए, यानी कि
पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टी है और यहाँ पे इसराइल को हम देख सकते हैं। तो इसी वजह से इंडिया का जो पार्ट था वो कहते थे कि इसराइल को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पैलेस्टाइन के साथ अच्छा नहीं करता है। लेकिन 2015 में जाके इंडिया ने अपने रिलेशन जो है वो इसराइल के साथ चेंज कर लिए और उसका हमने एक पहला आर्टिकल देख ही लिया है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने इसराइल के प्रधानमंत्री को फोन किया और ये कहा, पहली बार इंडिया ने ये चीज एक्सेप्ट की है कि पैलेस्टाइन एक टेरर ग्रुप है। कभी भी इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था, बल्कि ये टेरर ग्रुप या इनको टेरराइज का जो धब्बा है वो एक्चुअली में यूएस और यूरोपियन यूनियन ने लगाया है हमास के ऊपर। लेकिन इंडिया नहीं मानता था, लेकिन इस बार इंडिया ने कंफर्म होकर खुले तौर से इस बात को बयान किया है कि हमास जो है वो एक टेरर ग्रुप है और वो गलत कर रहा है, टेरर एक्टिविटी कर रहा है। इंडिया के रिलेशनशिप इसी वजह से भी अभी हम लोगों ने चेंज किए हैं इसराइल के साथ, क्योंकि मोदी जी ने डिवीजन कर दिया है। मोदी जी ने पैलेस्टाइन का डिवीजन करके उन्हें दो पार्टियों में बांट दिया है। अगेन पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच में जो कि रामाल्लाह में है और हमास जो कि गाजा में है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे गाजा जो है वो गाजा के अंदर हमास एक पॉलिटिकल ग्रुप है। तो मोदी जी जो है वो अभी भी साथ दे रहे हैं पैलेस्टाइन का। ऐसा नहीं है कि वो पैलेस्टाइन से पीछे हट गए हैं, वो अभी भी पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। लेकिन अब वो पैलेस्टाइन के जो कि वेस्ट गाजा में और वहां की कैपिटल रामाल्लाह के मेंबर्स हैं, वहां पीए को साथ दे रहे हैं, ना कि हमास को साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी का हमेशा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है कि अगर एक कंट्री आपकी दुश्मन है तो दूसरी भी हमारी दुश्मन हो जाएगी। अगर हमारे रिश्ते दो कंट्रीज के साथ है तो हम लोग स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाते हैं कि ठीक है, ये आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे दोस्त हो। अगर आप दोनों के बीच में कुछ युद्ध होता है तो हमारा इंडिपेंडेंट है, हम ऐसे नहीं है कि हम एक दोस्त के साथ खड़े हो जाएंगे दूसरे को छोड़ देंगे, ऐसा इंडिया नहीं करता है। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड रीजन क्या है इंडिया का कि वो इसराइल की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया। थर्ड रीजन ये है कि पॉलिटिकल फोकस से अगर देखा जाए तो इंडिया का करंट सोलिडरिटी, जो भी इंडिया जो साथ में खड़ा है इसराइल के साथ, वो इसीलिए भी हो गया है क्योंकि इंडिया की जो टाइज है, जो रिश्ते हैं, वो अरब देश के साथ भी पिछले 10 सालों से बदल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम IU2U ग्रुप में भी देख सकते हैं, जिसमें इसराइल, आई से मतलब होता है I2 मतलब कि दो आई, एक आई से मतलब होता है इंडिया, दूसरी आई से मतलब होता है इसराइल। देन U2, एक आई से मतलब है यूएस और दूसरे यू से मतलब है यूएई। तो यूएई ने हमें I2U2 जब बना था पिछले साल में, तो I2U पे यूएई जो है वो हमें सपोर्ट दे रहा है इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चरल इवन पार्क भी बनाए हैं गुजरात के अंदर। और इसराइल जो है वो हमें सपोर्ट दे रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेपन और टेक्नोलॉजी डिफेंस बहुत अच्छा है इसराइल का, तो वो इसलिए हमें उस चीज में सपोर्ट कर रहा है। और अरब जो है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया जो है वो अपने टाइज कर रहा है, अपने रिश्तों को अच्छे कर रहा है। पहले हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे नहीं थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही, क्योंकि हमें लगता, क्योंकि रिलीजन के बेस पे, ज्यादातर रिलीजन के बेस पे हमारा अगला पॉइंट यही है कि अभी क्यों था हमारा जो रिश्ते अच्छे नहीं थे सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि रिलीजन के आधार पे सऊदी अरेबिया ज्यादातर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, और पाकिस्तान में भी मुस्लिम्स है, सऊदी अरेबिया में भी मुस्लिम्स है, पर क्योंकि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, और इसी वजह से अगर हम देखें तो हमें सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा सा रिश्ता हमारा अच्छा नहीं होता था, वो बार बार पाकिस्तान के मुद्दे को लेके आते थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, अब हमारी जो पॉलिसी 2014 के बाद पॉलिसी जो चेंज हुई है, उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी को धर्म से थोड़ा सा अलग हटा दिया है, दूर रख दिया है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, इंडिया, पहले इंडिया को समझने से पहले एक बार एंशंट में जाते हैं। ये देखिए, अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो ये मैप है एंशियंट टाइम पे, वर्ल्ड के एंशियंट जो होता था, प्राचीन जो काल था, उसमें ये जो रास्ता देख पा रहे हैं आप रेड से, ये सिल्क रूट होता था, जो कि चाइना से लेकर और यहाँ इसराइल की बाउंड्री तक जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे चाइना से, और जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये सी रूट होते थे, और सी रूट ये जो आप इंडिया में देख रहे हैं ये आते हुए, इसको उत्तर पथ बोला जाता था, उत्तरा पथ। और यहाँ उज्जैन से लेते हुए जो नीचे की तरफ रास्ता जाता था, जो कि इन दोनों रास्तों को फिर यहाँ से जोड़ देता था, उत्तर पथ को यहाँ पे जोड़ देता था ऐसे, और यहाँ से जाता हुआ था, इसको हम बोलते थे दक्षिण पथ। सुना होगा आप लोगों ने। यह है उत्तरा पथ और यह है दक्षिण पथ। ये सिल्क रोड था। सिल्क रोड बनाया किसने था? सिल्क रोड था वो चाइना की जो क्वान
डायनेस्टी थी, उन्होंने सिल्क रोड का निर्माण किया था और ये हमारा ट्रेड का बिगेस्ट रूट होता था। लेकिन जब अलग अलग कंट्रीज बनी, अलग अलग नेशंस बने, तो सिल्क रोड एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, ये टूट गया क्योंकि कंट्रीज ने अपने अंदर पेनेट्रेट करने की जगह नहीं दी। लेकिन अब क्या हुआ, अब दोबारा से चाइना जो है वो अपने ब्री जो प्रोजेक्ट है उसके साथ बाहर आया है। और अगेन हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये चाइना का ब्री प्रोजेक्ट है, कैसे चाइना अगेन यहाँ से, पहले सिल्क रोड यहाँ तक जाता था, पहले सिल्क रोड चाइना की यहाँ तक मिला हुआ था, लेकिन चाइना अब जो अपना ब्री प्रोजेक्ट है और मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चाइना ने ये देखिए लेंजून से लेते हुए और यहाँ पे अस्ताना और यहाँ पे आते हुए अगेन मेडिटेरियन तक, यानी कि वो यूरोप से फिर से अपने सिल्क रोड को मिडल ईस्ट से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर चाइना यहाँ से जाते हुए और रशिया से होते हुए यूरोप में जाने की कोशिश करता है तो उसको लगभग उसी काम को करने के लिए 14 दिन लगते हैं। लेकिन अगर वो समुद्री रास्ते से होते हुए वेस्ट यूरोप की तरफ जाता है तो उसको 45 दिन लगते हैं। लेकिन अगर ब्री जो है प्रोजेक्ट जो चाइना ने अभी इंट्रोड्यूस किया है और बन रहा है, अगर वो उसको कंप्लीट कर लेता है तो उसको 10 दिन लगेंगे। इससे क्या देख पा रहे हैं आप, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस हम वर्ल्ड पे देख पा रहे हैं कि चाइना एज ए मेजर कंट्री बना। वो मिडल ईस्ट में यहाँ पे जो 4 कंट्रीज है मिडल ईस्ट की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड दिस उज्बेकिस्तान, तो ये जो 4 कंट्रीज है, ये 4 कंट्रीज में इंडिया चाइना जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन रोड्स को बना रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस हम देख पा रहे हैं। और इसी से काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, क्योंकि देखो चाइना यहाँ से जा रहा है तो अब हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए इंडिया ने मुंबई से शुरू करके यहाँ पे जबल आयलू, ये कि यूएई में पड़ता है, हमारा I2U2 वाला आप याद रखिएगा, यहाँ पे यूएई के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए क्योंकि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। फिर वो सऊदी अरेबिया के साथ हमें संबंध अच्छे करने पड़ेंगे क्योंकि अगेन सऊदी अरेबिया से होके हमें इस रास्ते को निकालना है। तो हम सऊदी अरेबिया में एक हमारा होता है ये हराद नाम का जो स्टेशन होगा, एक रियाद होगा जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल भी है। उससे आगे हम जाते हैं इजराइल में, इजराइल के साथ हमारे संबंध क्योंकि इजराइल से होके निकलना है, वो होगा हाइफिया जो कि इजराइल में है। और यहाँ पे हम ग्रीस में जाके मिल जाते हैं और यहाँ से हम मेडिटेरियन सी के थ्रू पूरा का पूरा यूरोप के अंदर घुस के ट्रेड अपना कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और ये बांटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, ये 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ है। देखिए इसको हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोल सकते हैं। ये 2023 के जो हमारा G20 का समिट हुआ था उसमें इसको अनवेल किया गया था, प्रस्तुत किया गया था और वहीं से इसका काम शुरू होने वाला है। ज्यादातर इसके मेन जो हमने कंट्रीज देख लिया कि कौन कौन मेन कंट्रीज है। मेन कंट्रीज इसके इंडिया है जो कि मुंबई से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, फिर सऊदी अरेबिया है। और ऐसा नहीं है कि मुंबई से होके जा सकता है, कहाँ से भी जा सकता है, सूरत से होके जा सकता है या मछलीपट्टनम से इधर से क्रॉस होके, क्योंकि ये समुद्री रास्ता है, यहाँ से हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बस ये जो पोर्ट है यहाँ पे, इन पे हमने काम किया। इवन इंडिया जो है वो ईरान के 4 बाहर पोर्ट पे भी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, जॉर्डन इसमें है, यूएई इसमें, और वहां पे आगे जाके ग्रीस भी। ठीक है, यहाँ पे इटली, जो ये रास्ता है जो कि मेडिटेरियन सी को क्रॉस कर लेता है, इसको बोला जाएगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, दिस पोर्शन, एंड दिस इज नोन एज ईस्ट कॉरिडोर। इसीलिए क्या बोलता है, मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और नॉर्दर्न कॉरिडोर में जो मेन मेन हमारे पार्टनर्स है वो कौन कौन है, इसराइल है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है एंड ग्रीस। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया। सो ये है इंडिया का प्रस्तुत किया हुआ। और अगर हमें ये काम करना है तो हमें किसकी सहभागिता चाहिएगी, ऑफ कोर्स हमें सऊदी अरेबिया के इनके साथ अपने संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंडिया का पर्सनल इंटरेस्ट बन गया है, पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो अब इन सऊदी अरेबिया के साथ, इसराइल के साथ अपने संबंधों को अच्छा करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमन इन द हाउस, तो यहाँ पे जो ऑथर है शमाइका रवि जी, उन्होंने बताया है कि कैसे जो औरतों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया जा रहा है और कैसे अभी जो 33% रिजर्वेशन बिल आया था उससे, इनका बोलना है कि हमेशा हमारा ध्यान जो होता है वो ऐसी चीजों पे होता है कि वुमन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, वो कितनी है एज कंपेयर टू मैन। पर ये थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने एक सर्वे किया है या अपना एनालिसिस किया है। इनका डाटा इन्होंने लिया है 15th लोकसभा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है पार्लियामेंट का, और 16th लोकसभा
लोकसभा और इन दोनों को कंपेयर किया है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि वैसे तो बहुत ज्यादा फीमेल को राइज किया जा रहा है हमारी करंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग के द्वारा, जैसे कि पीएम आवास योजना, उसमें जो घर की मालिक होगी वो वुमन को यानी औरत को माना जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में ज्यादातर अगर हम कंपेयर करें तो औरतों के अकाउंट मात्रा में ज्यादा है, ठीक है। बेनिफिशरीज जो है उनको ज्यादा मिलता है औरतों को। तो अगर हम ट्रिब्यूट की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ये तो हो गया, लेकिन जब आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि प्राइमरी रोल जो है लीडर्स का डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आप लोगों को पता है कि हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो प्राइमरी प्राथमिक रोल है लीडर्स का वो क्या है कि जो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है जिससे वो लड़ के आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं, वो उन लोगों की प्रतिनिधित्व करे, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताए और बताए कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमारे यहाँ पे हमें हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को समस्याएं हैं या हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए है, तो वो इस तरीके से काम करे। ये मेन पॉइंट होता है। अब इसी में कुछ सवाल उठते हैं जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि क्या औरतों को इतना हक होता है कि जो वुमन लीडर हमारी है, क्या वो इस तरीके का उनको हक है कि वो इस मुद्दों पे बात उठा सके कि जो उनका वनरेबल सेक्शन है। वनरेबल सेक्शन कौन सा है? जो वो सेक्शन जिसको उचित मात्रा में हम लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाए, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे या अबव, थोड़ा बहुत अबव रहते हैं, जैसे कि औरतें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये इकोनॉमिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों को जब हम मिला के देखते हैं तो कुछ समाज के अंदर वर्नेबल सेक्शन निकल के आते हैं। उसमें ओल्ड पीपल भी होते हैं, उसमें वुमन भी होती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, ओके, चिल्ड्रन भी होते हैं। उसके अंदर अगर हम देखें तो कास्ट की वजह से ओबीसी, एससी, एसटी ये सब लोग आते हैं, क्योंकि कुछ सामाजिक रूप से है, उसमें पुअर भी होते हैं। तो ये सभी को जब हम देखते हैं तो इसमें जब हम देखते हैं, कंपेयर करके बताती हैं कि लोकसभा में औरतें जो है वुमन लीडर, उनका अगर 15th लोकसभा से देखा जाए और 16th लोकसभा के डाटा को मिलाया जाए तो क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है। कहाँ यहाँ पे सिर्फ लगभग अगर मेल काउंटर जो है वो क्वेश्चन करते थे 250 टाइम्स, तो यहाँ पे लेडीज का जो था, मतलब वुमन जो हमारी लीडर थी, रिप्रेजेंटेटिव था, वो लगभग 130 सवाल पूछती थी। और हमें पता है कि पार्लियामेंट में बिल होता है या कोई बात होती है किसी चीज पे, मुद्दे पे पास करवाना होता है, डिस्कशन होता है, सवाल होते हैं। इसी के लिए हमारे पास बहुत सारे एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि क्वेश्चन आवर हमारे पास है, फिर हमारे पास हाफ एन आवर भी है। इवन जो क्वेश्चन आवर जो होता है वो हमें पता है कि वो पहले जो हमारे पार्लियामेंट के 2 सेशन लगते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो 2 हमारे मीटिंग्स होती हैं, सेशन नहीं, मीटिंग्स 2 टाइम्स होती है। फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो होती है 11 से 1 बजे तक की, उसके बाद 1 से 2 तक का होता है लंच, और फिर सेकंड मीटिंग जो होती है वो होती है 2 से 5 तक की। तो जो 11 से 12 तक का यानी कि जो फर्स्ट आवर होता है वो किस चीज के लिए होता है? वो होता है क्वेश्चन के लिए, कि आप कोई भी सवाल पूछिए किसी भी चीज से, कोई बिल पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या आपको कोई इमरजेंसी अपना कोई पब्लिक मुद्दे को उठा के आपको कोई बात करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मोशंस भी होते हैं। तो अगर जब हम कंपेयर करते हैं, हालांकि औरतें जो है फिलहाल वुमन जो है वो कम मात्रा में पार्लियामेंट में, पर 2016 जो 16वीं लोकसभा है, 2019 से लेके 2024 तक चल रही है, इसमें जब हम निकालते हैं तो ये डाटा जो है वो काफी बराबर है। इसमें हम देखते हैं कि 219 सवाल जो है वो मेल्स काउंटर पार्ट्स ने किए हुए हैं और 218 जो है वो फीमेल्स ने किए हुए हैं, मतलब बराबरी पे आ गया है, वो मुद्दों में पूरा का पूरा ध्यान दे रही हैं। अब ये हमें मैप क्यों दिया, यहाँ पे डाटा जब हमें दिया वो देखा गया है कि एक चीज को हम थोड़ा सा देख सकते हैं जो कि डिफरेंट है बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि जो आप रेड में देख रहे हैं ये ज्यादातर मुद्दों पे बातें औरतों ने की है। इसमें आ जाता है हेल्थ, हेल्थ पे ज्यादातर वुमन जो हमारी वो बातें करती हैं, ध्यान रखती हैं, और क्रिटिकल मुद्दे, माइक्रो और स्मॉल एमएसएमई जो सेक्टर है, रोड्स है, और जो मेल एमपीज है वो ज्यादा फोकस उनका डिफेंस पे होता है, एक्सटर्नल अफेयर पे होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऐसे मुद्दों पे होता है। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर इन द डोक एन बिरन सिंह गवर्नमेंट डिसीजन इन मणिपुर हैव फेल्ड टू एड्रेस हॉस्टिलिटी अमंग कम्युनिटीज प्रोलॉन्ग्ड करंट इम्पास। तो एन बिरन सिंह जो है वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर होते हुए इस हमें ये समझ में आया था कि मणिपुर में वायलेंस हो रहे थे। और क्यों हो रहे हैं वायलेंस? वो क्योंकि कुकी और जो दूसरी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उन दोनों के बीच में एक वैली में रहती थी, एक हिल्स पे रहती थी, और कहीं ना कहीं उनके वायलेंस का एक बहुत ही दर्दनाक
किस्सा हमें देखने को भी मिला था पहले, लेकिन अब जो ये है वो उस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब उन्होंने सेंटर को बोला है पिछले महीने कि आप एक काम करिए, जो RFM है, FMR है सॉरी, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम, जो कि आप बिना किसी मतलब रोक टोक के आप अंदर जा सकते हो, घूम सकते हो मणिपुर के अंदर, उसको आप हटा दीजिए। इसमें कौन कौन आता है इसके अंदर? एक्चुअली मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के जो निवासी हैं वो लोग फ्रीली घूम सकते हैं। ओके, तो इसमें से इंडिया, मणिपुर को अगर हम देखें तो मणिपुर जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, और जब बॉर्डर स्टेट कोई स्टेट होती है तो वहां पे क्या होता है ना कि दोनों तरफ से लोग आ जाते हैं। इवन हमने मणिपुर को, म्यांमार को ये भी बोला हुआ है, क्योंकि म्यांमार के साथ वो लगती है, तो ये भी बोला हुआ कि आप लोग 5 दिन के लिए बिना वीजा के इधर से इधर आ सकते हो, क्योंकि जो बॉर्डर विलेज होते हैं, अब वो लोगों का काम यहाँ पे नहीं चल रहा है मान लीजिए, तो उनको मजबूरी में क्रॉस करके बाहर की तरफ जाना ही पड़ता है, बॉर्डर को चेंज करके जाना पड़ता है किसी हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, किसी चीज के लिए। इवन म्यांमार में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये इतना ही पॉलिटिकल था कि बॉर्डर स्टेट क्या होती है और बॉर्डर विलेजेस की दिक्कतें क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट hottest September says about climate change? September joins several other months of 2023 in breaking temperature records. Why has this year been so warm and what is expected in the months ahead? आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये क्यों अभी तक इतना गर्म महीना है? अमिताभ सिन्हा जी ने इस आर्टिकल को समझाया है और ये बताते हैं कि इंडिया में, मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है कि अगस्त और सितंबर बहुत ज्यादा गर्म अभी तक का निकल के आया। इवन सितंबर भी बहुत ज्यादा गर्म है, हॉटेस्ट एवर निकल के आया। जब हम बिग मार्जिन से देखते हैं कि पहले के सितंबर में कितनी ठंड होती थी और इस साल के सितंबर में कितनी ठंड है, तो उसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा गर्म अगर हम 1979 से जाके देखें अभी तक, तो अभी का सितंबर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रीक, मतलब रिकॉर्ड सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं, इतनी ज्यादा अभी हम लोगों को इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। पर अगर हम कंपेयर करें कि उस टाइम पे कितनी ठंड होती थी कितने और आज के टाइम पे, तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, ये सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका कारण बताया गया है कि ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर इल नीनो की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे उधर बात करते हैं कि शायद ये क्रॉस कर जाएगा 2016 के रिकॉर्ड को भी, क्योंकि 2016 का मैंने पहले ही बताया पूरे वर्ल्ड में अब तक का सबसे वार्म, सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड बना है। लेकिन अभी 9 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी भी हम 2016 से 0.5% जो है वो अभी भी वार्मर है अगर हम एवरेज निकालते हैं। तो शायद इस साल ये सबसे गर्म साल की उपाधि ले सकता है 2023। आगे अगर हम बढ़ के देखें इस आर्टिकल में, तो जुलाई, सिर्फ सितंबर की बात नहीं है, जुलाई भी जो है वो सबसे वार्मेस्ट महीना था किसी भी महीने में से। जून की अगर हम बात करें तो वो भी सबसे वार्मेस्ट था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सभी ने सबसे हाईएस्ट, टॉप 5 हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़े हैं। और सिंस जून जो है वो पूरे वर्ल्ड ने मतलब कि अलग एक्सपीरियंस किया है, उसमें जो नहीं होना चाहिए था, बहुत हीट आई है, हीट वेव्स देखी गई है, सी का टेम्परेचर बढ़ गया है, यूरोप में इतने लोगों की डेथ हुई है हीट वेव्स की वजह से। और अंटार्कटिका की जो विंटर शीट है, अंटार्कटिका को हमें पता है कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वो विंटर शीट जो थी वो लोवेस्ट, मतलब सबसे कम रह गई है इस साल। और ये वार्निंग अभी भी हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि इल निनो इवेंट जो है वो अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है, और वो 4-5 महीने या कुछ समय के लिए और डेवलप रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। अभी हम इसके लिए कर क्या सकते हैं कि क्या लिटिल शॉर्ट टर्म में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो अब हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो रहा है, हमें पता है। और शॉर्ट टर्म की वजह से अब ऐसा नहीं हो सकता कि 500 साल की जो हम गलतियां कर रहे हैं, कार्बन को निकाल रहे हैं, कार्बन की लाइफ जो है वो हाफ लाइफ इवन 5,742 समथिंग साल की होती है, तो वो ऐसे ही एकदम से कुछ चेंज नहीं होगा। पूरी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। अभी 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। इवन जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इस साल जो है आईपीसीसी की, आप लोगों को याद हो तो 1 साल पहले आईपीसीसी की गवर्नमेंटल की रिपोर्ट आई थी कि इस साल यानी कि इस डिकेड में 2030 तक हम लोग आईपीसी 1.5 डिग्री ज्यादा सेल्सियस गर्मी को जो है वो बन चुके होंगे, टेम्परेचर को बढ़ा चुके होंगे। तो आईपीसीसी थी क्या? आईपीसीसी एक्चुअली सॉरी,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इसमें बहुत सारी जो पूरे के पूरे इंटर गवर्नमेंटल हो गया तो मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत सारी जो देशों की गवर्नमेंट है वो एक साथ जुड़ी हुई थी, और एक साथ जुड़ने के बाद वो क्लाइमेट के ऊपर बात की थी। इसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि इंडिया के अंदर फ्लड्स का बहुत ज्यादा बढ़ाव देखना पड़ेगा, गर्मी का देखना पड़ेगा। यहाँ पे लाइट बल्ब एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत वनरेबल स्टेट होगी अगर ये सब कुछ बढ़ जाता है तो। हमने ऊपर भी पढ़ा कि 2050 तक हमारी 30% जो है वो चांसेस और जो दुगना हो जाएंगे फ्लड के आने के। ठीक है, करना क्या चाहिए क्लाइमेट चेंज के अंदर? अभी एक गवर्नमेंट जो है सभी के सभी आए, कुछ पॉलिसीज को निर्धारित करे, बहुत ध्यान करके बहुत कुछ हम बदलाव कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म की अभी से सोच के पॉलिसीज बनाए और अपनी एमिशंस पे, हमारे कामों पे, एंथ्रोपोबिक जो भी एंथ्रोजेनिक जो भी हमारे रीजंस है क्लाइमेट चेंज के लिए उन पे काम करें, उनको बिल्कुल कब कर दे, खत्म कर दे। खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी, तो खत्म ना करके उनके अल्टरनेटिव्स लाए, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, इन असोल्ट हमास में हैव टारगेटेड इजराइल सऊदी डील। तो हमने कल भी इस आर्टिकल के बारे में न्यूज़पेपर में आया था, उसमें भी समझा था कि क्यों हमास जो है वो अभी अटैक कर रहा है। इस आर्टिकल में बताया कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमास जो है वो इजराइल की और सऊदी की जो डील हो रही थी उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये अटैक किया है, और इसको सपोर्ट किया है ईरान ने, ऐसा माना गया। हालांकि हमारे पास कोई अभी तक ऐसे मजबूत हमारे पास एविडेंस या सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये डील थी जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के अंदर डील हो रही थी, जिसका मीडिएटर जो था, ब्रोकर जो था, वो यूनाइटेड स्टेट था। वो लोग जो बना के कर रहे थे, पीस बना रहे थे, तो इसका पोटेंशियल मतलब इसका दम कितना था इस डील में। एक्चुअली सऊदी अरेबिया जो था उसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को पहली बार बनने के बाद। ये बोल रहे हैं कि अगर डील जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सऊदी अरेबिया और इजराइल, तो वो पहली बार जो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। इजराइल हमें पता है 1948 में बना था, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया उसको एक देश, अलग कंट्री नहीं मानता है। अगर ये डील हो जाती है तो सऊदी अरेबिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये फायदा होगा इजराइल के लिए, सिंपल सी बात है। इंडिया यूएस जो है वो सऊदी के लिए बदले में कि उनको सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम करने की आजादी देगा और उनको बोलेगा कि आप बेच सकते हो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है उसको बेच दीजिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मैंने बताया कि इजराइल का IU2U क्यों है, क्योंकि इजराइल बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग है। तो वो उसको रियाद को, उसकी इकोनॉमी जो है वो, जो कि पूरी की पूरी रियाद जो मतलब की कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी ऑयल बेस्ड है, उसको शिफ्ट करेगा, बदल देगा थोड़ा सा। अब इसमें आगे सवाल आता है, व्हाट डज इजराइल स्टैंड टू गेन? इसमें इजराइल को क्या मिलेगा? इजराइल को फॉर्मल रिलेशनशिप मिल जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करता है तो दैट मीन्स कि जो और अरब कंट्रीज है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अरब कंट्रीज में सबसे पावरफुल है, सबसे रिचेस्ट है, तो वो भी उसको शायद एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा इजराइल के पास सेकेंड बेनिफिट होगा कि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे इजराइल से, अरब से, क्योंकि उनके रिलेशनशिप बनेंगे तो इकोनॉमिकली भी जो इजराइल है वो बढ़ेगा। ये भी माना गया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन जो नेतान्याहू है, उन्होंने देश में ये बताया कि ये जो डील होगी वो फोकस करेगी नेशनल प्राइड को और यूनिटी को, ऐसे टाइम में जहां पे गवर्नमेंट जो फिलहाल है उनकी गवर्नमेंट पे मतलब कि बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं कि वो करप्ट है या बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियन है या वो गलत फैसले कर रही है। इवन अभी भी वो बचा नहीं पाई है। इवन खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी फ्रॉड का और ब्राइबरी के दोष लगाए गए हैं। नाउ यूएस का इसमें फायदा क्यों हो रहा है? यूएस क्यों इसमें बीच में आके ऐसा ब्रोकर बना हुआ है? यूएस का फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस रीजन में, उसको काउंटर करना चाहता है। अभी हमें पता है कि यूएस एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो वर्ल्ड में चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि यूएस अकेला नहीं है, रशिया और चाइना मिल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, ऐसे ऐसे यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा, कोई एक ही सुपर पावर नहीं बन के रहेगा, बल्कि इंडिया एज अ डेवलपिंग मल्टीपोलर पावर बन सकता है, चाइना बन सकता है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज बने। इसीलिए यूएस जो है, चाइना जो है वो यूएस का मतलब काफी टारगेट है, क्योंकि यूएस चाइना जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है तेजी के साथ, रशिया के साथ लगा हुआ है। आगे रशिया के साथ भी यूक्रेन में वॉर इसलिए थे क्योंकि नाटो का इन्फ्लुएंस बढ़ना था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का आप लोगों को पता होगा, इसी के तहत तो नाटो, रशिया का, यूएस का और सैंक्शंस लगे हुए हैं। चाइना का रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं है और उसी को काउंटर करने के लिए यूएस जो वो बीच में आके अपना इन्फ्लुएंस लगा रहा है ताकि वो सिक्योरिटी गारंटी दे सके सऊदी अरेबिया, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी
सिक्योरिटी की हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अच्छे रिश्ते बनाइए इजराइल के साथ, और फिर इससे क्या होगा कि अमेरिका एक अपर हैंड हो जाएगा अमेरिका का सऊदी अरेबिया के साथ। अभी इसमें पैलेस्टाइनियंस को क्या प्रॉब्लम है, देखिए इसमें इजराइल को भी फायदा हो रहा है, यूएस को भी हो रहा है और सऊदी अरेबिया को भी हो रहा है, तो पैलेस्टाइनियंस को दिक्कत कहाँ हो रही है? पैलेस्टाइन का हमें पता था कि सऊदी अरेबिया में पहले भी एक्चुअली इजराइल के साथ हाथ मिलाने की, पीस करने का एक इनिशिएटिव दिया था 2002 में, उसका नाम था अरब पीस इनिशिएटिव। उसमें अरब नेशंस ने बोला था कि इजराइल क्या है, वो अपने रिश्ते ठीक कर ले स्टेटहुड के, अपने डील करे पैलेस्टाइन के साथ और अपने रिश्तों को अच्छा करे, ठीक है, जो भी उसने टेरिटरीज को कैप्चर किया है 1967 के बाद उसको छोड़ दे, जो कि 2005 में 3 साल बाद आगे जाके उसमें छोड़ भी दिया, इजराइल ने दे भी दिया था, लेकिन इस टाइम पे उसने इस पीस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं किया था। पैलेस्टाइन ने डायरेक्टली कोई भी ऐसे इन्वॉल्व नहीं है इन नेगोशिएशन के साथ कि वो अभी बात करेगा इजराइल के साथ और फिर चीजों को ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसकी मदद से इजराइल जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था यूएई से, बहराम से और मोरक्को से। ये भी पैलेस्टाइन के लिए प्रॉब्लम की बात है कि सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पैलेस्टाइन का या जो हमास ग्रुप है वो बना ही इस फॉर्मेशन के लिए कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। अगर एक बार मैं इसको खत्म कर लूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ कि इजराइल का पैलेस्टाइन का क्या रिश्ता है हिस्ट्री से लेके अभी तक। तो अभी कहते हैं कि ये इम्पैक्ट क्या करने वाला है, आगे डील को इम्पैक्ट क्या हो जाएगा। अभी जो अटैक हो गया है, अभी अटैक के बाद देखा गया है कि डील जो होने वाली थी यूएस और इजराइल के बीच में, उसके थोड़े से हमें खराब होने का आसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ब्लेम किया है इजराइल के ऊपर, ना कि हमास के ऊपर। उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया और उन्होंने बोला कि सऊदी की गवर्नमेंट ने बहुत बार इस चीज के लिए चेतावनी दी थी इजराइल को कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप अपने रिश्तों को ठीक करिए, आप उनका अधिकार है, लीगल जो अधिकार है उनको वापस कीजिए, और ऐसे बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ मत कीजिए। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद यूएस भी थोड़ा हैरान है कि ऐसा बोल दिया, मतलब डील जो है वो अभी हो सकता है कि ट्रिगर सिंपैथी आ गई है, अरब के लोगों के अंदर सिंपैथी आ गई है, क्योंकि उनको सिंपैथी है उन लोगों के साथ, पैलेस्टाइन के लोगों के साथ, उनको लगता है कि वो भी मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बीच में आ गए हैं। एंड दिस इज प्रोबेबली बिकॉज हमास जो है वो पॉसिबली, मैंने आपको पहले बताया कि ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, हालांकि हमारे पास अभी तक इसके कोई एविडेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वाई गांधी वॉज अगेंस्ट ए जूइश स्टेट इन पैलेस्टाइन, गांधी जी तो जो थे वो जूइश स्टेट के खिलाफ क्यों थे पैलेस्टाइन के अंदर। इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार हम जूइश की हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि जूइश जो है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, या क्यों अभी जो लोग हैं वो इजराइल जो है इन सबके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, जब हम एंशियंट टाइम में हिस्ट्री की बात करते हैं ना ज्यू लोगों की, तो एंशियंट में ये पूरा का पूरा इजराइल जो था, ये जो पूरा का पूरा इजराइल का पोर्शन था, ये फुल्ली इजराइल नहीं, इवन जॉर्डन तक के, ये फुल्ली की फुल्ली ज्यू लोग यहाँ पे रहते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे, और वही ये जन्म स्थान है, जैसे कि मक्का मदीना सऊदी अरेबिया जो वो इस्लाम का जन्म स्थान है, इसी तरह ये जो स्थान है, ये जो इजराइल और ये जो स्थान है, ये इजराइल के जुडाइज्म का स्थान है, ठीक है। और यहीं पे फिर कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का जन्म भी होता है, क्रिश्चियनिटी का बर्थ भी यहीं पे होता है। जूडिज्म जो था, अभी डिफरेंस क्या होता है कि यहीं पे एक अलग धर्म बन रहा है, जैसे ही कि हम इंडिया से अगर इसको कंपेयर करें, तो इंडिया में बुद्धिज्म था, पहले सनातन धर्म था, उसी से निकल के बुद्धिज्म बना, उसी से निकल के सिखिज्म बन गया, उसी से निकल के तो अलग अलग धर्म बन गए। इसी तरीके से जूडिज्म का पार्ट ही क्रिश्चियनिटी था। इवन जो हम जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, वो खुद एक जू थे, ठीक है, वो खुद एक जू से, और उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को, जैसे हमारे यहाँ पे सिद्धार्थ थे या महात्मा बुद्धा थे, उन्होंने बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश किया, उसी तरह जो क्रिस्ट थे, जीसस क्राइस्ट जो थे, जिनको माना गया था कि वो गॉड के बेटे हैं और वो आए हैं, उन्होंने जूइज्म, हालांकि पता नहीं है वो इस धर्म को बनाना चाहते भी थे या नहीं थे, अलग से बन गया। जैसे कि बुद्धा, ऐसा माना जाता है कि वो नहीं चाहते थे अलग से किसी और धर्म को, वो उसी धर्म के जो खराबियां थी, बेकार या जो हम कह सकते कुरीतियां थी, उनको खत्म करना चाहते थे बस। और इसी तरीके से सिख की जब हम बात करते हैं, तो गुरु नानक जी जो थे वो भी कोई अलग धर्म बनाने के ऐसा नहीं थे, लेकिन बन जाता है समय के साथ। ऐसे ही जीसस जो थे, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे आवाज उठाई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जन्म किया, ठीक है। और यहां से जो जूडिज्म में जू लोगों के पास है, जू लोगों के पास भी बाइबल होती है, लेकिन वो ओल्ड टेस्टामेंट बोला जाता है। आज के टाइम पे अगर उसको बोला जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट,
और जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इनकी बाइबल को बोला जाता है न्यू टेस्टामेंट। तो जूडिज्म जो है क्रिश्चियनिटी का जन्म हो रहा है। अब क्या होता है कि कुछ जू, क्योंकि ये इन्हीं से थे, अब जू में और क्रिश्चियन में मेनली क्या फर्क था कि जू लोग जो होते थे वो मोनोथीज्म होते थे, ठीक है, मोनोथीज्म। और मोनोथीज्म का क्या मतलब होता है कि बहुदेववाद। वो बहुत सारे देवों को मानते थे, मतलब जैसे भारत में हम लोग हिंदू में धर्म में मानते हैं कि ठीक है शिव जी हैं, फिर हमारे पास बहुत सारे धर्म है, दुर्गा माँ है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जू लोग के भी बहुत सारे देवता होते थे। कोई थंडर का देवता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंद्र है, वहां पे भी कोई थंडर का देवता होता था, फिर कोई फायर का देवता होता था, तो ऐसे ही अग्नि। इस तरीके से वहां पे भी मोनोथिज्म था। लेकिन क्रिश्चियनिटी जब आती है तो वो मोस्टली क्या बोलती है कि ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड। ऐसे ही फिर इस्लाम भी बोलता है कि नहीं, एक ही भगवान है, ठीक है, सेम। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग मानते हैं दिस इज मोनोथिज्म एंड दिस इज पॉलीथिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बहुदेववाद को मानते थे तो क्रिश्चियनिटी इसमें नहीं थी। तो जो लोगों ने, जब ऐसा लगा, वहां के जो उस टाइम पे चलने वाले एम्पायर लोग थे, तो उन लोगों को लगा कि ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट जो थे उनको सूली पे लटकवा दिया गया, मतलब उनकी डेथ हो गई, ये पता ही है। उसके बाद से बहुत सारे ग्रुप उठते हैं। क्रिश्चियनिटी जो वो यहाँ से इस, अगर मैं आप लोगों को मैप के थ्रू समझाऊं तो वर्ल्ड का मैप कुछ इस तरीके का दिखेगा। नोट दिस, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑल्दो मेनली इनका काम था नहीं खासा। दिस इज अफ्रीका, ऊपर यहाँ पे इटली के होते हुए तुर्की, अगेन दिस इज सऊदी अरेबिया, यहाँ पे चलते हुए फिर भारत आ जाता है, और इंडोनेशिया एंड रशिया, यहाँ पे चाइना। इधर है ऑस्ट्रेलिया। देखो, तो अगर जूइज्म, हमने मैप बना लिया, तो अगर हम बात करते हैं जूइज्म के बारे में, तो जूइज्म क्या था कि इस एरिया में ज्यादातर रहता था, और क्रिश्चियनिटी का जन्म भी यहीं पे हुआ है। अब इस टाइम पे पहले जो है जूइज्म अच्छे से फल फूल रहा था, जब क्रिश्चियनिटी से पहले भी एक बार जू लोगों को यहाँ से निकाला गया था, और वो निकाला गया था बेबीलोन के पीपल्स ने। जब बेबीलोन यहाँ पे बना था एज अ साम्राज्य, तो उन लोगों ने इनको निकाल दिया। उसके बाद आती है क्रिश्चियनिटी, उसके बाद आएगा पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर में यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा, यानी कि इस्लाम यहाँ पे कैसे आया। तो एक तरीके से देख रहे हो कि एक ही एरिया है, लेकिन इसी एरिया में क्रिश्चियनिटी का जन्म भी हो रहा है, जूडिज्म भी यहीं पे है, और इस्लाम का जन्म तो यहाँ पे नहीं हुआ है, बट हाँ अभी सबसे मेन प्रोमिनेंट एशिया जो माना जाता है इस्लाम का, वो फिलहाल यहाँ पे है। तो वैसे जन्म भी यहीं पे हुआ है, मक्का के अराउंड। तो अगर हम चलते हैं यहाँ से होते हुए, तो ये जू वाला पोर्शन था। क्रिश्चियनिटी जब निकलती है, बनती है, तो वो यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पे उनको इतना सपोर्ट नहीं था, वो बढ़ते हुए यहाँ से बढ़ जाती है। वो यहाँ के इस पूरे स्पेन वगैरह पूरे के पूरे हिस्से पे काबू कर लेती है, इवन वो इधर भी पेनिट्रेट कर लेती है। तो ये है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, दिस रेड वन, दिस इज क्रिश्चियनिटी। जब हम बात करते हैं यहाँ पे जूडिज्म जो था, वो जूइश लोग यहाँ से निकल के यूरोप की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया में भी वो लोग आके थोड़ा बहुत अपने आप को बसा लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जब बहुत सारे उनको मारने लगते हैं लोग, उनको उनके खिलाफ अत्याचार होने लगते हैं, तो लोग वहां से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद फिर से वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें हमारी टेरिटरी वापस की जाए, 1914 के अराउंड। और ये जो इंग्लिश होते हैं, मतलब कि जो वर्ल्ड उनके ब्रिटिश जो है उनका एक्चुअली इसराइल के इस पोर्शन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जो इसराइल है, इस यहाँ पे
ब्रिटिश लोगों का बहुत कंट्रोल था। और जब उनका कंट्रोल था तो 1940 में वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग आप लोगों को एक एज अ कंट्री आप लोगों को देंगे, और उन्होंने 1948 में ये दे दिया। 1948 में उन्होंने इसराइल वापस दे दिया ज्यू पीपल्स को। लेकिन गांधी जी अब इस चीज के खिलाफ क्यों थे? अब इस आर्टिकल को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। देखिए, गांधी जी जो थे वो जेविश पीपल को, जो पैलेस्टाइन की धरती दी जा रही थी, तो वो इस चीज के खिलाफ थे। वो क्यों था, ऐसा क्यों हो रहा था? पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू अरब इन द सेम सेंस दैट इंग्लिश बिलोंग टू इंग्लिश और फ्रेंच टू फ्रेंच। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पैलेस्टाइन जो है वो अरब लोगों का इसी तरीके से है जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, या फ्रांस फ्रांस के लोगों का है, फ्रांसीसियों का है। महात्मा गांधी इस बात को लिखते हैं उनके वीकली जो न्यूज़पेपर आता था हरिजन, उसमें नवंबर 26 1938 के अंदर गांधी जी ने इस आर्टिकल का नाम दिया था द ज्यूज, यानी कि यहूदी। ज्यूज को हिंदी में यहूदी बोला जाता है। हिज सिंपैथी, ऑल्दो वो बोलते थे कि वो खिलाफ तो थे, लेकिन उनकी सिंपैथी जरूर थी जो लोगों के साथ। वो बोलते थे कि मेरा पूरा का पूरा सिंपैथी है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो 1948 में 1918 में जो वादा करता है कि हम आप लोगों को दे देंगे, कि आप वो किसी और की टेरिटरी उनको दे दीजिए, ये गलत होगा। ये फिर से एक चीज, एक रिलीजन के बेस पे वहां पे मतलब कि दंगे कराएगा, जो कि आज कहीं पे समझ में आने पे लग भी रहा है कि शायद महात्मा गांधी जी ठीक थे, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है। जर्मन जो प्रोसिक्यूशन से जो लॉज वगैरह के, उन्होंने जर्मन ने बहुत जो यहूदियों को मारा है, बहुत जो लोगों को मारा है बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तो उस पे भी गांधी जी ने बोला कि आप उस तरफ ध्यान दीजिए। और उनकी अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ नहीं था, ठीक है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है, अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ है। गांधी जी कह रहे हैं कि आप उस तरफ ध्यान दीजिए, उनकी पॉलिसी खराब है, आप वहीं पे पॉलिसी ठीक करवाइए और जो लोगों को वहीं पे रहने दीजिए, आप उनको क्यों निकाल रहे हो? तो इस तरीके के उनके वो थे। उनके अरब के लिए भी कंसर्न थे। अगर वो सिंपैथी रखते थे यहूदियों के लिए, तो वो अरब के लिए भी सिंपैथी रखते थे। वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत व्यवहार है कि आप यहूदियों को अरब के ऊपर थोप रहे हो एक तरीके से। वो अपोजिशन करते थे 2 प्रिंसिपल्स पे। इस बात को वो 2 तरीके से नकारते थे। पहला था कि पैलेस्टाइन जो है वो ऑलरेडी होम है, वहां पे अरब लोग रहते हैं, और ज्यू लोग पैलेस्टाइन को क्यों मान रहे थे, ब्रिटिश को क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमने देखा कि जूडिज्म का, ज्यू लोगों का धर्म वही था, जमीन वही थी, वो लोग वहीं पे रहते थे, इसीलिए वो कह रहे थे कि हमें वापिस हमारा जमीन दो। लेकिन यहाँ पे गांधी जी उनको बताते हैं कि पैलेस्टाइन उन जो अभी जो रह रहे हैं अरब लोग, वहां पे वो उनका खुद का घर बन चुका है, इतनी सदियों से वो वहां पे रह रहे हैं, तो उनसे उनका घर मत लो। दूसरी चीज जो गांधी जी उनके खिलाफ थे वो था आइडिया कि जूविश जो होमलैंड है वो फंडामेंटली एंटीथेटिकल है, जो फाइट है वो ग्रेटर राइट्स के लिए। मतलब अगर आप सिर्फ एक टेरिटरी को ले लेंगे कि ठीक है, हमारा हमारा एक नेशन हमें अलग दे दो, क्योंकि आप बिखरे हुए हो, अलग अलग जगह पे भागे हुए हो अपनी जान को बचाने के लिए, तो आपको जो बड़ा आपका कुछ एम जो है, वो मकसद जो है वो बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि क्यों हमें आज तक सजा दी जा रही है। हिटलर या और जो कम्युनिटीज थे, क्रिश्चियनिटी, वो क्यों इतना बुरा व्यवहार करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि ज्यूज ने जीसस को मारा है, यानी कि उनकी शहीदी जो हुई है, उनकी डेथ जो हुई है, वो ज्यूज लोगों ने की है। हालांकि उसमें क्रिश्चियन खुद भी शामिल थे, कुछ क्रिश्चियन भी थे, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि नहीं, वो सिर्फ ज्यू लोगों ने किया है। और इसीलिए गांधी जी ने जू लोगों को यह भी बोला था कि जू लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी के अनटचेबल हैं, जो जिनको छुआ नहीं जा सकता, अछूत है एक तरीके से। जैसे कि हिंदू में अछूत है, उनको हम पैरेलली एक साथ मिला के देख सकते हैं। लेकिन जब हम जर्मनी की बात करते हैं, इन बाद में जब गांधी जी फिर से लिखते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर ने किया है ना, उसको हम इतिहास में किसी के साथ भी नहीं मिला सकते। कोई भी ऐसी घटना को हम उठा के नहीं कह सकते कि पहले इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है। हम देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी का बहुत, हम सब लोग जानते हैं कि कितना प्रोमिनेंट रोल था पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसी वजह से नेहरू जी भी कुछ ज्यादा मतलब सपोर्ट में नहीं थे इस चीज के, और इसीलिए इंडिया में हमें पता है कि इंडिया ने इसके खिलाफ वोट किया था। जब यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास हुआ था, 181 रेजोल्यूशन इसका नाम था, और जब ये पास हुआ था तो इसको मतलब कि इंडिया ने उसके खिलाफ वोट किया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज इजराइल एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर केयर गिवर्स फ्रॉम इंडिया? इंडिया की तरफ से इजराइल जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्यों है जाने के लिए? एक्चुअली इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 18,000 इंडियंस जो है वो इसराइल में फिलहाल हैं। उनमें से 14,000 जो है वो इंसान यानी कि आदमी है, मैन है, और बची हुई 4,000 औरतें हैं, या कुछ बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन क्यों गए हुए हैं वो यहाँ से छोड़ के? इंडिया के लिए इसराइल, जैसे इंडिया के लिए यूक्रेन जो है वो एक
एक तरीके से बहुत मेडिकल डेस्टिनेशन था कि वहां पे जाके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं। इसीलिए इसी तरह इंडिया के लिए इजराइल जो है वो केयर गिवर्स का, केयर गिवर का क्या होता है, ऐसे केयर देने वाले लोग जो कि नर्सिंग में होते हैं ऑफ कोर्स। तो इसराइल के अंदर जो एक बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वैसे तो, जहां पे जाने के लिए आपको इंग्लिश IELTS आइल्स देना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इसराइल में जाने के लिए आपको वो नहीं देना है। ठीक है, इसराइल में जाने के लिए आपको 4 साल का वीजा मिल जाता है केयर गिवर के तौर पे, और उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी की हुई नर्सिंग में, नहीं, आपको अगर ANM GNM ये इनमें से कोई भी किया हुआ है, JNM होता है जनरल नर्सिंग कोर्स, और ANM होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और JNM होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये जो होता है कोर्स होता है, आप ये करके भी वहां पे जा सकते हो 4 साल के लिए, और वहां पे आपको ऑलमोस्ट 1.2.5 लाख पर मंथ पैसे जो हो वो मिल सकते हैं। अगर आपका केयर गिवर आप जिसको दे रहे हो, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वहां पे आप अलग भी कर सकते हो, आप अपने वीजा को बढ़वा भी सकते हो, वहां पे आप चाह के बस एक बार में 4 साल का मिलता है। तो इसीलिए ये अट्रैक्ट है एक तरीके से। आगे हम बढ़ते हो इकोनॉमी के बारे में, टैक्स के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है इकोनॉमी में। न्यू टैक्स पेयर डिस्क्लोजर टेक हेल्प पुश डायरेक्ट टैक्स मोड ऑफ CBDT। तो CBDT क्या है? CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दो तरीके के टैक्सेस हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, इधर देखते हैं, दो तरीके के टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो हम लोगों से लेती है। उसमें पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसका डिपार्टमेंट जो है वो होगी CBDT, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स नहीं टैक्स। सेकंड होगा GST, जो कि आएगी इन कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली हम GST नहीं फील कर रहे हैं ना, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और इसकी काउंसिल हेड कौन होगा? वो होगी GST काउंसिल। तो CBDT जो है वो उसमें